तो अभी तक हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी लगाए हम लोगों ने। तो उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज भी, ठीक है। फिर उसी उसी टॉपिक को लेकर हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो सब मैं शुरुआत करूंगा एक क्वेश्चन से, जो कि असल में एक थ्योरम ही है, लेकिन मैं क्वेश्चन के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। काफी सिंपल, काफी ज्यादा आसान चीज है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी इस थ्योरम को यूज करके काफी क्वेश्चन भी करे जाते हैं, इसलिए मैं ये थ्योरम करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है इफ अ ट्राइंगल फॉलोज थेल्स थ्योरम प्रूव दैट AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC। तो इसमें अलग क्या है, जैसे कि पहली चीज थेल्स थ्योरम प्रूव कर, वो ट्राइंगल जो है वो थेल्स थ्योरम को फॉलो करता है, ठीक। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AB मतलब बड़ा वाला साइड अपॉन DB छोटा उसका एक पार्ट इक्वल्स टू AC बड़ा वाला साइड अपॉन EC उसका छोटा पार्ट, ये हमको प्रूव करना है। काफी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। और हम लोग यूज करेंगे थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। असल में इसको जो ये करा रहा हूं उसको लोग बोलते हैं कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। कोरोलरी का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी थ्योरम जो खुद एक थ्योरम से आई हो। जैसे कि थेल्स थ्योरम भी एक, थेल्स जो था वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो भी असल में एक थ्योरम ही थी ना। उसी का यूज करके हम लोग एक नई थ्योरम लेके आ रहे हैं। तो अगर किसी थ्योरम का यूज करके किसी थ्योरम को अगर हम लोग प्रूव करते हैं तो उसको हम लोग कोरोलरी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है। ट्राइंगल फॉलोज थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम हमारी क्या बोलती है, बाय थेल्स थ्योरम, या फिर बोल सकते हैं बाय BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बोलती है हमारी कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये बोलती है हमारी थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड। जब हम लोग 1 ऐड करेंगे दोनों साइड की, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। मार्कर चेंज करना चाहिए मुझे शायद। हाँ, तो जब हमने प्लस दोनों साइड अपना 1 को ऐड कर लिया तो हमारे पास एलसीएम आएगा जो कि होगा DB, और ऊपर बन जाएगा AD अपॉन DB। यहाँ पे बन जाएगा इक्वल्स टू में अपॉन में एलसीएम आएगा EC, और ऊपर बन जाएगा AE प्लस EC। आप देख पा रहे होगे AD प्लस DB, AD प्लस DB क्या बन जाएगा, AD प्लस DB बन जाएगा आपका AB, अपॉन में तो DB था ही, ठीक है ना। ये हो गया AB अपॉन DB इक्वल्स टू AE प्लस EC। AE और प्लस EC दोनों मिलकर बना देंगे AC, ठीक है ना, AC बना दिया। और नीचे तो EC हमारा चल ही रहा था। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, काफी सिंपल प्रूफ था। बस हमने दो तरफ 1 को ऐड कर दिया और ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो आप इस रिजल्ट को याद रखना, ठीक है। इसको आप लोग चाहो तो शायद हो सकता है आप लोग बोल सकते हो उसको कोरोलरी, स्पेलिंग मेरे को नहीं पता सही कि गलत, लेकिन शायद सही हो, ठीक है। कोरोलरी ऑफ BPT, ठीक है ना। जैसे कि थेल्स थ्योरम लोग बोलते थे कि उसके पार्ट्स का रेशियो सेम होता है, इसमें एक पूरी साइड और उसका एक पार्ट का रेशियो सेम आ रहा है, एक पूरी साइड और उसका एक पार्ट, ठीक है ना। आप लोग जैसे AB अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC करा है, वैसे सिमिलरली लोग ये भी बोल सकते हैं, सिमिलरली LARLY, सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि AB, आप DB की जगह पे चाहो तो आप AD भी ले सकते हैं, ठीक है ना। AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और अगर ये प्रूफ करा आपने तो आप इसका रेसिप्रोकल भी प्रूफ कर सकते हो। मतलब अगर AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC होता है तो DB अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन AC भी होगा। इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसी को रेसिप्रोकल करके लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वो भी आपका स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको नोट करो, फिर लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग को एक और क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है हमारा कि इफ PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR, PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR, मतलब कि वो थेल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है, मतलब ये हुआ इसका, सीधी सीधी बात, ठीक है ना। एंड एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, PST इज इक्वल्स टू PRQ मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। तो प्रूफ करो, प्रूफ दैट ट्राइंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेटा ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो पहली चीज,
सिंस पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी एफ, ठीक है ना, विच implies एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब शायद आप लोग कुछ समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने वाला हूं। कैसे? जब एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू आर है तो आप इसको इस तरीके से देखो कि ये दो पैरेलल लाइंस गई हुई हैं, एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, ठीक है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ विच इंप्लाइज एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा था कि पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आपका दिख रहा होगा आपको। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर, मतलब ये वाला एंगल भी अब इसके इक्वल हो गया। अब आपको शायद पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब उसके साइड्स भी इक्वल होंगे। ये सुनो, सही बोला ना मैंने? देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस इफ एंगल्स बोला जाए तो इफ ANGLES, इफ एंगल्स are equal then sides will also be equal, ठीक। तो thus PQ is equals to PR, which implies triangle PQR is isosceles, SCELES। अच्छा बेटा, आप लोग को लग रहा होगा कि कितने सिंपल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन ये दो मैं आपको क्वेश्चन कराया ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको शायद दिखा दूं कि इतना आसान भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका लक है, अगर आपके ऊपर भगवान जी मेहरबान होंगे तो आपको शायद ऐसे क्वेश्चन भी मिले, शायद क्या मतलब 90% चांसेस है कि आपको आसान क्वेश्चन तो मिल रही है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे लोग, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमारे दो ट्राइंगल्स दिए गए एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है ना, एबीसी और पीक्यूआर। तो हमको से बताया गया है कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको एक साइड का रेशियो भी दिया गया है, ठीक है। एबीसी में एबी का दिया गया 6.5 और पीक्यूआर में दिया गया 10.4, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल का हमको पेरीमीटर भी गिवन है। हमको करना क्या है, हमको करना है फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, हमको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है ना। तो पहली चीज, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में सिमिलर के बारे में कुछ चीजें मैं बता चुका हूं, थोड़ी चीजें, ठीक है ना। तो उससे आपको याद होगा कि अगर दो ट्राइंगल्स सेम होते हैं तो उन ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो भी सेम होता है। जैसे कि अगर ये दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AB अपॉन PQ, ये क्या बोलते हैं, इन दो ट्राइंगल्स में ये साइड्स करस्पॉन्डिंग है ना, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, ठीक है ना। ये तीनों आपके रेशियोज इक्वल होंगे अगर दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है, ठीक है ना। और एक और चीज, हमको इस रेशियो की वैल्यू भी गिवन है, क्या गिवन है, 6.5 अपॉन 10.4 ही है ना, लेट मी सी, 10.4, ये 10.4 है हमारा, ठीक है ना।
तो जब हमको इसकी वैल्यू दी गई तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, नीचे लिखते हैं, चलो अच्छा यहाँ पे इधर लिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी रेशियो की वैल्यू दी गई है तो वही सेम रेशियो इनके लिए भी होंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है, ठीक है ना। तो इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं 6.5 अपॉन 10.4, या तो मैं चाहूं तो पॉइंट हटा दूं तो ये बन जाएगा 65 अपॉन 104, ठीक है ना। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको एक यूज मिलने वाला है, हमको कुछ कॉन्स्टेंट्स में इनके रेशियोज मिल जाएंगे। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 104 टाइम्स पी क्यू, है कि नहीं। देखो कुछ कांस्टेंट हमको मिला और फिर हमको दूसरा साइड का रेशियो मिल गया, ठीक है ना। तो वैसे सिमिलरली हम लोग एसी लिख सकते हैं। एसी क्या है, एसी लिख सकते हैं हम लोग 65 अपॉन 104 टाइम्स पी आर, ठीक है ना। ये हो गया एसी में। अब हम लिख सकते हैं बीसी, बीसी के लिए बीसी इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 104 टाइम्स क्यू आर। पहला मैं इन दो को इक्वेट कर रहा हूं, फिर मैं इन दो को इक्वेट कर रहा हूं, फिर मैं इन दो को इक्वेट कर रहा हूं। इन तीनों जब इन सबको इक्वेट करा तो हमको ये ए बी पी क्यू के बीच में कुछ रिलेशन मिल गया, ठीक है ना। अब देखो नाउ अब करना क्या है, मैं ये हटा देता हूं ऊपर का। अब हमको एबीसी ट्राइंगल का वो दिया गया है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हमको उसका पेरीमीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू हमको 60 गिवन है। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 60। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये ए बी ए सी और बी सी की हम लोग वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, देखो तीनों में 65 अपॉन 104 है, 65 अपॉन 104, 65 अपॉन 104 तीनों में है ना। तो मैं क्या करूंगा 65 अपॉन 104 को कॉमन ले लूंगा, ठीक है ना। तो 65 अपॉन 104 कॉमन लिया तो यहां बचेगा हमारा पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स में लिखा मैंने 60। अब आप समझ गए होगा आंसर आने वाला है कैसे। पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर क्या होगा, ये होगा पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। जैसे क्यों, मान लो ये पी क्यू और आर है तो पेरीमीटर से क्या कहलाएगा, इसका पेरीमीटर कहलाएगा हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। और सम ऑफ ऑल साइड यहाँ पे क्या हो रही है, पी क्यू एक साइड हो गई प्लस क्यू आर एक साइड हो गया प्लस आर पी मतलब पी आर एक साइड हो गया। जब इन तीनों को ऐड करेंगे जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वही इसका पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां से पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू निकलने वाली है, कैसे निकलेगी, ये हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 60 इंटू 104 अपॉन 65। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू आने वाली है, जैसे विच इंप्लाइज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 12 5 60, अरे हटो 96 आएगा, हमको याद है हम क्यों बोल रहे ठीक है ना। इसका आंसर आने वाला 96, कैलकुलेट करके आप निकाल लेना, इसका आंसर 96 आना चाहिए। तो इस तरीके से अलग क्वेश्चन होगा, आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा सिंपल था, लेकिन ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। तो इसलिए मैं आज ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके हैं उनको उठा के आपको कराऊं, या फिर जैसे आते हैं वैसे मैं कराऊं, ठीक है ना। आज हम लोग बेसिकली बोर्ड्स पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब कहा जाए तो, और आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ बोर्ड्स पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर नोट करना है इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इन द गिवन फिगर D and E are 2 points lying on the side AB। मतलब D और E पॉइंट्स है जो एक ही साइड पर लाया कर रहे हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, AB पे D और E पॉइंट्स दिख रहे हैं। इफ such that AD is equal to BE, such that AD is equal to BE, मतलब ये लाइन इसके इक्वल है, ओके। इफ DP is parallel to BC, if DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC, EQ is parallel to AC, then prove that PQ is parallel to AB। हमको प्रूव करना है कि PQ जो है
वो ए बी के पैरेलल होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है, पहली चीज हमको क्या क्या पता है, हमको पता है डीपी इज पैरेलल टू बीसी और EQ पैरेलल टू AC है। तो ये तो भैया थेल्स थ्योरम पर लगा लेते हैं, ठीक है ना। बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा, डीपी इज पैरेलल टू बीसी, डीपी इज पैरेलल टू बीसी, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC, ठीक है। एंड इससे तो कुछ आएगा, इससे क्या आएगा, इससे EQ इज पैरेलल टू AC है, EQ इज पैरेलल टू AC है, मतलब BQ अपॉन QC इज इक्वल टू BE अपॉन EA, मतलब लाइक दिस। क्या बोलूंगा मैं, EQ इज पैरेलल टू ये है ना, तो बोलूंगा मैं BE अपॉन EA इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC, ठीक है। ये दो रिलेशन मेरे को मिल चुका है, ठीक है। लेकिन इनसे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, ये D लिखा हुआ है, इनसे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। तो कॉमन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कॉमन, देखो कैसे। हमको एक रिलेशन और दिया गया, AD इज इक्वल टू BE, ठीक है ना। AD इज इक्वल टू BE दिया गया, मतलब ये वाला पार्ट हमको इसके इक्वल दिया गया। तो पहली चीज हमको क्या करना है, इन डिनोमिनेटर्स को उठाएंगे हम लोग। कैसे, DB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, DB इज इक्वल टू लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं DE प्लस EB, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मार्कर क्यों नहीं चलते हैं यार, ये बोर्ड खराब है, पक्का बता रहा हूँ। देखो DB है ना, DB कह सकते हैं हम लोग, DB इक्वल्स टू TE प्लस EB, ठीक है ना। DB इज इक्वल्स टू BE प्लस EB एंड EA को देखेंगे, EA कहाँ है, EA को कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं EA इज इक्वल्स टू ED प्लस DA, ED प्लस DA, ठीक है ना। ओके गुड। अब देखो हमको ये चीज पता है, सिंस AD इज इक्वल्स टू BE। अब आप लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करके लिख पा रहे हो कि नहीं, कुछ आपको दिख रहा है, कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो ध्यान से, कहां कहां पे AD आया, ये आया हुआ AD, ठीक है ना। और BE कहां पे आया हुआ, BE यहां पे आया हुआ। तो एक काम करते हैं, विच इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, DB इज इक्वल्स टू BE, हाँ वेट अ मिनट, DB इज इक्वल्स टू DE प्लस EB की जगह में, मतलब EB मतलब BE होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इक्वल्स में क्या जाएगा, AD, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा, मैं नीचे वाले स्टेटमेंट को छूऊंगा भी नहीं, उसको वैसे का वैसे ही कॉपी कर दूंगा। EA इज इक्वल्स टू ED प्लस DA। अब देखो ध्यान से, अभी दोनों सेम है, DB इज इक्वल्स टू DE प्लस AD आ रहा है, और EA इक्वल्स टू, इसको अच्छा वैसा लिख देता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम। ये ED लिखो या फिर DE लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे भी DA लिखा हुआ है, इसको मैं AD कर देता हूँ। अब देखो दोनों सेम टू सेम है, DB इज इक्वल्स टू DE प्लस AD होता है, ठीक है ना। एंड EA इज इक्वल्स टू भी DE प्लस AD हो रहा है। इसका मतलब विच इंप्लाइज DB इज इक्वल्स टू EA, ठीक है ना। DB इज इक्वल्स टू EA, इससे ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे इन स्टेटमेंट्स में। कैसे बताता हूं, पहले मैं इसको हटा दूं, इसको आप चाहो तो नोट करो जल्दी से, 1 2, ठीक। अब हटाते हैं इसको मैं हटाता हूं। हाँ, तो हमने ये प्रूव कर दिया ना। अब एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, AD अपॉन DB दिया गया ना, AD अपॉन DB, DB इक्वल्स टू, अच्छा ये लिख दोबारा क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसी में दिखा देता हूँ आपको। इसी में देखो क्या होता है, DB की जगह हम लोग EA लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखते हैं। चलो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया DB, यहाँ पे लिख दिया हमने EA, ठीक है, EA लिख दिया।
अब देखो हम लोग एडी की जगह पे कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया गया है एडी इज इक्वल टू बी गिवन है ना, तो हम लोग एडी को हटा के अगर यहाँ पे बीई रख दें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, आप दोनों स्टेटमेंट सेम हो गए, बीई अपॉन ईए इज इक्वल टू एपी अपॉन पीसी भी है और बीई अपॉन ईए इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यूसी भी है, which implies AP is equals to PC and AP upon PC is equals to BQ upon QC। अब ध्यान से देखो, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम ये क्या दिया गया, असल में ये दिया गया रेशियो हमको साइड्स का, कैसे AP अपॉन PC, AP अपॉन PC इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC, मतलब ये साइड और ये साइड अगर हमको रेशियो दोनों का दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम ये बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AB। तो बाय कन्वर्ज ऑफ BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम लोग बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AB। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है ना। इसको अगर नोट करा तो नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए, सिमिलरिटी कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं जो पहले आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जैसे कि इसमें हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं तो और उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना, वहां पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स था, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं, जैसे SAS प्रॉपर्टी, AAA प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम वैसी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए भी होती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 है, मैंने वो तीनों लिख दिए और उनका स्टेटमेंट भी लिख दिया है, ठीक है ना। इनमें से किसी एक का मैं मतलब शायद ये ऊपर वाले का मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक है ना, इसका प्रूफ मैं करा दूंगा। आप लोग अगर आपने वाला प्रूफ सही से समझ लिया तो आप लोग बाकी 2 का प्रूफ अपने से कर पाओगे, ठीक है ना। या तो अगर आप लोग तब भी नहीं कर पा रहे तो आपके पास जो भी बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है, जो भी एनसीईआरटी है, आपके पास एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी तो एक ही होती है, मतलब अगर आपके पास अगर एनसीईआरटी है या फिर कोई भी रेफरेंस बुक है, आप उस पर देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे अगर आपने कोई भी एक प्रूफ समझ लिया, ठीक है ना। तो चलो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर इनमें से ऊपर वाले का प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स क्या है हमारे, पहला है AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। AAA का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, AAA का मतलब है एंगल एंगल एंगल, मतलब एंगल्स अगर सिमिलर है तो, ठीक है ना। इसमें क्या बोलते हैं, ऐसे बोलता है इन टू ट्राइंगल्स इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal then their corresponding sides are in same ratio and that is they are proportional hence they are similar। देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये याद करो, AAA सिमिलरिटी में होता क्या है, इफ एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर equiangular then the triangles are similar, ठीक है ना। अगर एंगल्स हमारे equiangular है, मतलब सारे एंगल्स इक्वल है, तो हमारे ट्राइंगल्स जो 2 ट्राइंगल्स है वो हमारे सिमिलर कहलाएंगे। मैंने इतना लंबा स्टेटमेंट इसलिए लिखा क्योंकि जो मैं प्रूफ करने वाला हूं ना उसमें इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का यूज होने वाला है, और इसलिए और लिखा क्योंकि अगर आप ये देखोगे जो मैंने प्रूफ करा है, ठीक है ना, जब आप वो देखोगे तो उस प्रूफ से आप इसको भी समझ पाओगे, इसको भी आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, एंड करस्पॉन्डिंग करके यहाँ पे कुछ होगा जरूर, नहीं है तो समझ लो, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ठीक है, इसका मतलब। तो यहाँ पे आपको अगर आपको समझ पा रहे हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी, कुछ ना कुछ चीज कॉमन है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा है पूरा इतना बड़ा बड़ा सा। वैसे आप समझने को सिर्फ एक लाइन में समझ सकते थे कि अगर 2 ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्विएंगुलर हैं तो वो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो चलो ये हो गया AAA सिमिलरिटी। अब दूसरा पे आता है SSS सिमिलरिटी। SSS का मतलब यहाँ पे है साइड साइड एंड साइड, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ इन 2 ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हेंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी साइड हमारे प्रोपोर्शनल बोल रहा है, वहां पे भी इनको प्रोपोर्शनल बोला गया था, ठीक है ना। यहाँ पे भी बोला गया प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। यहाँ पे एक एंगल की बात हो रही है इसलिए एंगल को भी यूज करा हुआ है, लेकिन सारे के हम लोग प्रोपोर्शनल का यूज करा है, ठीक है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ और इसी का यूज हम लोग प्रूफ में करने वाले भी, ठीक है ना।
तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अगर साइड्स, दो ट्राइंगल के साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो वो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरा। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा है हमारा SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। SAS का मतलब है एक साइड, सॉरी दो साइड और एक एंगल, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट ये है, इफ वन एंगल ऑफ बोथ triangles are equal to each other and sides including these angles are proportional then triangles are similar। जैसे कि मान लो दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, ये ठीक है, हमारा अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना, तो इसके इस एंगल से जुड़े हुए जो करस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स हैं, मतलब ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाले भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। और अगर ऐसा है तो वो ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर भी एक दूसरे के होंगे, ठीक है ना। तो ये है कुछ स्टेटमेंट्स। आप चाहो तो इनको अपनी कॉपी सजाने के लिए लिख सकते हो अपनी कॉपी में भी, तो आप इसको कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है ना। और हम लोग का किसी एक का प्रूफ करने वाले, मतलब बेसिकली मैं ट्रिपल ए का ही कराने वाला हूँ आपको, क्योंकि वो सबसे पहला है, ठीक है ना। ट्रिपल ए का मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, बाकी दो आप खुद समझ पाओगे, इतना मैं कंफर्म बोलता हूँ आपको, ठीक है ना। और देखा जाए तो इनके प्रूफ की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे खाली आप लोग स्टेटमेंट से समझ पा रहे हो यार, क्या इसमें प्रूफ करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। तो आपको इन क्वेश्चन पे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इसका यूज करते हो इसलिए मैं एक का प्रूफ करा रहा हूँ। आपके बुक्स में भी ये प्रूफ दिए गए हुए हैं, तो आप चाहो तो आज से पढ़ के भी समझ सकते हो आसानी से, ठीक है ना। इनमें क्वेश्चंस में सिर्फ आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हो, ये कहां से आए इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो चलिए इसका प्रूफ अब देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसका हम लोग प्रूफ, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए दोबारा। स्टेटमेंट था हमारा ट्रिपल ए का, लिए मेरे पास लिखा हुआ है, इन टू ट्राइंगल्स इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट इज दे आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब हमको गिवन क्या क्या है, जब भी हम लोग कोई थ्योरम प्रूव करते हैं पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं, अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर अपना प्रूफ चालू करते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं लिखूंगा गिवन। गिवन क्या क्या है, गिवन हमको है, पहले तो गिवन हमको दो ट्राइंगल्स, कौन कौन से, अगर मैं एक को ABC नाम दूंगा तो दूसरे को देता हूं DEF, ये अगर ABC और ये है हमारा DEF, ठीक है ना। तो गिवन पहले देखते हैं हम लोग गिवन क्या क्या। गिवन है हमारे पास ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, ठीक है ना। और हमको पता है इक्वी एंगुलर है, ठीक है ना, जैसे स्टेटमेंट बता चुका हूं आपको, इफ टू ट्राइंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ टू ट्राइंगल्स इन टू ट्राइंगल्स इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है ना। ये चीजें हमको गिवन है, हमको प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, हाँ, टू प्रूव, सही यही होती है यार, टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है। अगर हम लोग सीधी बात, अगर हम लोग ये प्रूफ, हम लोग को बेसिकली प्रूफ तो करना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है ना। तो अगर हमें इन तीनों को, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम लोग ये काम करते हैं ना, ये साइड्स को, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। अगर मैं उनको इक्वल प्रूफ कर दूंगा, अगर ऑब्वियस बात है सिमिलरिटी का, वो सिमिलर ट्राइंगल सिर्फ हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर जो साइड्स हैं उनका रेशियो, उनके प्रोपोर्शनल, जो उनके जो साइड्स हैं, वो जो ट्राइंगल्स हैं उनके साइड्स के जो रेशियो हैं, अगर वो हमारे इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है। तो सीधी बात, अगर हम लोग इनके साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर भी हैं, ठीक है ना। तो हमको असल में प्रूफ करना है कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ठीक है ना। और अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो एंड, अगर आप एंड क्यों लिखोगे, देन लिखो, क्यों देन क्यों लिखना है, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो ऑब्वियस सिंपल आप विच इंप्लाइज करके लिख सकते हो कि दीस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आप लिख दो यहाँ पे देन ट्रायंगल्स आर
सिमिलर, क्योंकि भाई एट द एंड मेरे को तो यही प्रूफ करना है सिमिलर वाला, इसका तो मैं यूज कर रहा हूं खाली, ठीक है। देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक। अब आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो यार कंस्ट्रक्शन तो है TRUCTION। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाला हूं मैं करने वाला हूं कि यहां पे एक पॉइंट लूंगा, यहां पे एक पॉइंट लूंगा, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, और मैं इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। और इस तरीके से ये पॉइंट्स लिए हैं कि PQ इज पैरेलल टू EF है, ठीक है ना, PQ इज पैरेलल टू EF है हमारा। तो चाहो तो आप यहाँ लिख दो कि क्या बोलूंगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिख दो यहाँ पे कि टेक पॉइंट्स P and Q on DE and DF respectively, PECTIVEL respectively, such that PQ is parallel to EF, ठीक है ना। ये आप लिखो कंस्ट्रक्शन में। अब इस ये तीन चीजें लिख ली आपने, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ के लिए पहले ही जगह बना लूंगा, इसको नोट करा तो नोट कर लो, ठीक। और मैं आता हूं प्रूफ पे। प्रूफ क्या है हमारा, देखो इन ट्राइंगल्स, हम लोग देखो कॉन्ग्रुएंसी आप लोग पढ़ चुके हो पहले, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। कैसे करने वाले हैं, देखो इन ट्राइंगल्स ABC एंड DBQ, ABC एंड DPQ, and triangles AB and C and triangle DPQ, angle wait a minute, AB is equal to DP। अच्छा हाँ, एक चीज मैं लिखना भूल गया, सच दैट, आप जो आपने कंस्ट्रक्शन लिखा ना उससे आगे एक चीज और लिख देना, सच दैट DP इज इक्वल्स टू AB, ठीक है ना, एंड DQ इज इक्वल्स टू AC, ठीक है ना। आप ये कंस्ट्रक्शन है, ये भी लिख लेना आगे। तो बाय कंस्ट्रक्शन, तो मेरे पास क्या क्या हो गया, मेरे पास हो गया है AB इज इक्वल्स टू BP, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन, रीजन पूछा था ना हर बार, रीजन आप लिखोगे यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली AC इज इक्वल्स टू DQ, AC इज इक्वल्स टू DQ, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, क्यों, ये तो पता ही है भाई, तो क्वेश्चन में दिया गया है, इक्विएंगुलर है, ठीक है ना। तो बाय, आप देख पाओगे बाय SAS प्रॉपर्टी, SAS जिसको बोलते थे हम लोग, बाय SAS प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, ठीक है। अगर आपने दो ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करते थे, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी हम लोग एक दूसरे के इक्वल बता सकें, जैसे जिसको हम लोग बोलते थे बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, इससे हमको मिलने वाला है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, व्हिच इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P। आप इसको क्या लिखोगे, बाय लिखोगे बाय CPCT, CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड, हाँ ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपने यहाँ पे माना हुआ था कि DP इज इक्वल टू AB, DP इज इक्वल टू AB, भाई अगर साइड्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, हाँ कि ना, ठीक है ना। और आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने आपसे बोला था कि PQ को EF के पैरेलल ले लो, तो अगर PQ EF के पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो अगर एंगल B जो है, अगर एंगल B एंगल E के इक्वल है, इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल P के भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे आप we know that एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है ना। ये आप चाहो तो इसको इक्वेशन दे दो अच्छा दिखाने के लिए, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो आप यहाँ लिखोगे, इसको हटा देता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा इरेज ना करना पड़े, आप एक साथ लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको आप बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 आप ये बोल सकते हो कि एंगल P इज इक्वल्स टू, वेट अ मिनट, बाय CPCT एंड E, यहाँ पे E होगा था ना, ये तो गिवन था हमारे पास, एंगल E
क्यों, ये हमको गिवन है, इक्व एंगल है भाई, ऑब्वियस सी बात है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई तो होता ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हमको बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मिलेगा। देखो बी इज इक्वल टू पी भी है कि नहीं, एंड बी इक्वल टू ई भी है, तो इसका मतलब पी इक्वल्स पी इक्वल्स टू ई हो गया है, ठीक, इसको कुछ मानने की जरूरत नहीं। अब इससे आपने लिख लिया एंगल पी इक्वल्स टू एंगल हमको ई मिला हुआ है। तो देखो इससे होने वाला क्या है, इससे एक चीज होने वाली है कि अगर एंगल P इक्वल्स टू एंगल E है, if एंगल P is equal to angle E, which implies PQ is parallel to EF। अब देखो बेटा, आप देखो, आप समझो ये कर क्या रहा है, पहले ऐसा कंस्ट्रक्शन में माना था कि PQ को पैरेलल मान लो, EF से खुद ही माना था, अब यहाँ पे आके वही चीज प्रूव भी कर रहे हैं। तो बेटा ये एक तरीके से जैसे आपने जो कंस्ट्रक्शन किया वो तो आप तक अपनी तरफ से करा था ना, तो जो हम लोग जब उसी चीज को जो हमने माना हुआ है उसी को मैं यहाँ पे सच प्रूव कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन वाले को प्रूफ दे रहे हो कि हाँ भाई देखो मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर PQ पहले टू EF आ रहा है, इसका मतलब जो आपने माना था वो सत्य था, वो चीज सही थी, ठीक है ना। तो अब इससे हमको एक फायदा होने वाला है, इससे हमको एक फायदा क्या होने वाला है, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। याद करो, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। जैसे कि PQ पहले टू EF है अगर, which implies dp upon pe, dp upon pe is equals to dq upon qf, ठीक है ना। माना आपने, देखो अब क्या है मेरे पास, अब मैं इनको रेसिप्रोकल, अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिख दूं तब भी तो बराबर ही होने वाला है ना। जैसे कि pe upon dp is equals to qf upon dq, ये भी तो इक्वल ही होने वाला है ना, खाली ने उल्टा करके तो लिखा हुआ है। तो देखो आप क्या करने वाले, अगर आप चाहो तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हो कि बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो कि ए बी अपॉन डी ई, सॉरी ए बी बोल रहा हूँ, डी अपॉन डी पी, जो मैं लिख देता हूँ। अच्छा आप इसको पहले नोट कर लो, मैं पूरा हटाऊंगा फिर आपको शायद हौच पौच ना लगे, ठीक है ना। इसको लिख लो पहले आप, ये ट्राइंगल्स उठा नहीं सकते हैं, लिख लिया तो हटाते हैं इसको पूरा, ये ठीक है ना। तो चलिए अब आप चाहो तो आप देखो, अगर आपके पास अगर धोखे से कभी पेपर में आ जाए तो आप चाहो तो नंबर लेने के लिए या फिर जगह भरने के लिए, जैसे कि आपने आज सबसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कराया था कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम, उसका प्रूफ कराया था +1 करके, है कि नहीं। तो आप चाहो तो +1 करके 2 स्टेप बढ़ा लो अपने, या फिर आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। जब बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम लिखो तो आपके पास एक चीज आने वाली है, क्या, बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम क्या आएगा, इससे मेरे पास आएगा DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन DQ, DE अपॉन DP इज इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। याद करो ऐसा ही कुछ हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी प्रूफ किया था कोरोलरी में। तो आप चाहते स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम ये, या तो फिर आप +1 करके इसको यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दो। तो अभी देखो आप DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन DQ है कि नहीं। तो देखो शायद मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वाह देखो। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, DE अपॉन DP, बेटा DP को मैंने AB माना हुआ है ना, मतलब माना क्या हुआ, इक्वल्स टू में मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने ये माना हुआ था, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं DP की जगह पे AB लिखने वाला हूँ। तो DE अपॉन AB हो जाएगा इक्वल्स टू DF अपॉन, देखो बच्चा मैं दोबारा वही करने वाला हूँ, क्या, DQ की जगह पे लिखने वाला हूँ मैं AC, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन में माना हुआ था, है ना। तो यहाँ पे आने वाला है अब AC, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। क्यों, देखो बच्चा मैं जो टू प्रूफ में माना हुआ था, मैं को जो टू प्रूफ करना था मैं उसी में एग्जैक्ट उसी फॉर्म में लेके आ रहा हूँ आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे करके सॉल्व करके नीचे जाकर रेसिप्रोकल कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आंसर सेम ही आने वाला है आपका, लेकिन मैं यहीं से कर देता हूँ तो वही फैमिलियर रहोगे, मतलब जो हमको प्रूफ करना है वो आपको दिखने लगेगा अभी से, ठीक है ना। जैसे अगर मैं AB अपॉन DE लिख दूं और इधर AC अपॉन DF लिख दूं तो कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। अब मैंने करा क्या, मैंने करा AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF करा है।
तो मैंने क्या कर दिया, इन दो रेशियोज को, इनको इनको और इनको इनको, इनके रेशियोज को मैंने इक्वल प्रूफ कराया। तो जिस तरीके से मैंने इन दोनों को प्रूफ करा इक्वल, मैं बाकी जो बचा साइड है BC अपॉन EF वाला, उसको भी तो प्रूफ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप चाहो तो प्रूफ दोबारा करने की जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहने वाला था। लिखते हैं यहाँ पे सिमिलरली AB upon DE is equals to AB upon DE is equals to BC upon EF, BC upon EF। बाकी दो साइड्स में पहले ही प्रूव कर चुका हूँ, उनमें से एक साइड को उठा के मैं तीसरे का भी इक्वल प्रूफ कर दिया हूँ सिमिलरली करके। चाहो तो आप सॉल्व कर लो पूरा का पूरा, वही दोबारा उसमें माथा मच्छी कर लो, ठीक है ना। जो मैंने अभी तक करा है बस वही दोबारा करना होगा, तो आपके पास यही सेम स्टेटमेंट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, तो बाय 1 and 2 आप देख पाओगे 1 and 2 से मेरे पास तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल आने वाले हैं। कैसे, AB अपॉन DE is equals to BC upon EF is equals to AC upon DF। और आप देखो शायद इन लोगों ने 2 प्रूव में इसी को प्रूव करना था। और अगर ये हो रहा है तो आप लिख सकते हो hence HEN होता है, सॉरी HENCE, hence ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स, ABC and DEF आर सिमिलर। ठीक है ना, इसी के साथ आपका यारा प्रूफ खत्म होता है। ठीक है, तो बच्चा आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूं। मैंने इन तीन जो आपको मैं 3 क्राइटेरिया बताया था सिमिलरिटी के, उनमें तीन में से मैंने एक का प्रूफ आपको करा दिया है। वैसे सिंपल लगा, कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने, जो कुछ आप लोग पढ़ चुके बस उसी का यूज करा है मैंने। ठीक है, कांग्रेंसी करा है, फिर एक की जगह पर दूसरी साइड उठा के रख दिया है। ये बेसिक चीज आप हर क्वेश्चन में करते हुए आए हो, तो आपको इस समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये फालतू था, ठीक है ना, क्योंकि आपको हर चीज पता थी भाई। आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए दिख रहा है साथ साथ, जब एंगल्स सिमिलर इक्वल हैं तो साइड्स तो इक्वल होने वाले हैं, और अगर साइड्स इक्वल हैं तो भाई सिमिलर तो होगा ही होगा ना, इसमें प्रूफ की जरूरत क्या है। तो ये प्रूफ मेरी नजर में मेरे को बेफिजूल लगता है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में दिया गया है इसलिए मैं करा रहा हूँ ये वाला प्रूफ आपको, ठीक है ना। और इसी के जैसा ही सेम टू सेम बाकी 2 प्रूफ भी होने वाले हैं, तो आप चाहो तो अपने बुक्स में देखना, नहीं समझ में आता है तो मेरे को बता दा, मैं उनका प्रूफ भी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। और देखा है तो इन प्रूफ्स की आपके पास क्वेश्चन से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको रिजल्ट की जरूरत पड़ती है। ये मतलब आप इन प्रॉपर्टीज को खाली यूज करने वाले हो। कहीं ना कहीं अगर किसी क्वेश्चन में आता भी है कि आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाओ, तो मैं उस क्वेश्चन में उस प्रॉपर्टी को प्रूव करके आपको दिखा दूंगा, तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अभी तक को आपने सिर्फ आज यही नया पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और बाकी क्वेश्चन लगाए, ठीक है ना। तो आप चलिए बंद करते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, ठीक है, बाय।